नमस्कार साथियों, शिक्षा यस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, अब एग्ज़ाम की बारी घड़ी आ गई है और लास्ट टाइम में बच्चा अभ्यर्थी क्या चाहता है कि वो फट से रिवीजन कर ले, जितना भी उसने किया है उसको इतनी जल्दी से रिवाइज कर ले। तो हम आपके लिए मैथ्स का फॉर्मूला लाए हैं जिसको आप एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले देख लें और एकदम फास्ट फॉरवर्ड में देख लें और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाएं। तो हम आपको ऐसे यूज़फुल फॉर्मूले लाए हैं जो आपके मैथ्स के एग्ज़ाम में यूज़ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। ये जो भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे सीजीपीएससी व्यापम आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम आप अपीयर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन से फॉर्मूले हैं? ये अलजेब्रा या फिर सिंप्लीफिकेशन के फॉर्मूले हैं। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला तो अपन को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम अगर यहां पे माइनस साइन रहा तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में कौन सा साइन आ जाता है? माइनस का। 2ab तो होता ही होता है, इस माइनस के कारण यहां पे माइनस 2ab आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फोर्थ फॉर्मूला क्यूब वाला है, ये ध्यान से देखेंगे, बीच में प्लस है। कौन सा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो याद रखिए, प्लस है ना, तो पहला यहां प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। प्लस है तो क्या होगा? प्लस माइनस प्लस। अब क्या लिखना है? a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो a प्लस बी, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, दूसरा ब्रैकेट ओपन कीजिए, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड जो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, इसमें माइनस आया है तो क्या होगा? पहला माइनस होगा, बाकी सारे प्लस होंगे। a माइनस बी है तो यहां a माइनस बी, बाकी सारे प्लस होंगे। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। अब देखिए, जो दो ये फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार यूज हुआ है, व्यापम पीएससी बहुत बार आया हुआ है। a प्लस बी होल स्क्वायर पहला फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसमें ऐड कर दिया a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका डायरेक्ट याद रखना है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यही फॉर्मूले में इसको घटा दिया तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस घटा दिया किसको? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या आ जाता है? डायरेक्ट अपन को मिल जाता है 4ab। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, a प्लस बी होल क्यूब। होल क्यूब का क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस है तो सारे में प्लस रहेगा, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब, अगर होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, पूरे की घात 3 है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। याद रखिएगा, यहां माइनस है तो सब में माइनस होगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से 2 सालों में बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले साल ये पीएससी में पूछा गया था। चलिए देखिए क्या लिखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का क्या होता है फॉर्मूला? तो पहले a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट पे निकाल लेंगे, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब a b c को ना माइनस माइनस करके लिखते जाएंगे, लेकिन कैसे? पहले a b माइनस बी सी, फिर माइनस सी ए। इसी का एक आता है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, इफ यदि ये वाला टर्म 0 हो गया तो ये भी 0 के साथ किसी का भी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
इज इक्वल टू 3ABC। ये आपका आ जाएगा लास्ट में, ये पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रूल्स क्या हैं, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। इसमें अपन को करना है सम, योग करना है। किसका योग करना है? पहले अपन कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स का, n नेचुरल नंबर्स का। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 है, ये n प्लस n नहीं है, मिस्टेक हो गया है, ये है n प्लस 1। इसको मार्क करेंगे। अब देखिए गलती के कारण अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि एक बार गलती हो गई तो आपको याद रहेगा, सर ने सुधरवाया था। तो क्या है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। चलिए ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला कौन सा है? प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। ये कौन कौन से होंगे? ये हो जाएंगे 1, 3, 5, 7, ये n तक। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट n स्क्वायर करना है, जितने ऑड नंबर्स हैं उसका स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट ये आपका योग निकल जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। फिर अब आपको करना है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो जाता है? n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 अपॉन 6, n गुणित n धन 1, 2n धन 1 बटे 6। अच्छा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये क्या हो जाता है? कुछ नहीं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 जो यहां पे था ना, उसको लिखना है, उसका स्क्वायर कर देना है, कुछ नहीं करना। जो प्राकृत संख्याओं के प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग है ना, उसी का स्क्वायर करना है। क्या निकल जाएगा? घनों का योग निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला चेक करते हैं। ये अपन आ जाते हैं अब परसेंटेज में। परसेंटेज में एक फॉर्मूला, इसको कहते हैं अपन नेट इफेक्ट मेथड। नेट इफेक्ट मेथड क्या है भाई? देखिए, यदि किसी वैल्यू को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 30% बढ़ा दिया गया, तो नेट कितना चेंज हुआ ये निकालना है। तो इसको कैसे आप ये नहीं बोल देना 20% बढ़ाया, 30% बढ़ाया तो टोटल 50% बढ़ा दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता। परसेंट के केस में क्या होता है? 20 प्लस 30 ये 50 प्लस 20 गुणित 30 बटे 100, कितना आ गया? 50, और ये 20 गुणित 30 बटे 100 6 आया। कितना परसेंट? 56% का क्या हो गया? चेंज, बदलाव हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपने पढ़ा होगा, इसको याद कर लीजिएगा एक बार और, नेट इफेक्ट मेथड को। चलिए अब बाकी के जो हैं, प्रतिशत में कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये हम फॉर्मूला नहीं बता रहे। इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं होती, उसको आप कंसेप्ट से कर सकते हैं। जो जरूरी है वही फॉर्मूले हम लाए हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पोथी पुराण आपके सामने रख दिया। जरूरी फॉर्मूले सिर्फ वही लाए हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब इंटरेस्ट में आ जाते हैं। आप जानते हैं कौन से इंटरेस्ट होते हैं? ब्याज कौन कौन सा होता है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में साधारण ब्याज निकालने का तरीका PRT अपॉन 100, वेयर P इज प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड टाइम इज इक्वल टू टाइम ड्यूरेशन। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, T इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कितने साल के लिए है, R मतलब ब्याज की वार्षिक दर। ये क्या है? साधारण ब्याज निकालने का तरीका। अब देखिए, कोई आपने प्रिंसिपल
किसी साल में n1 टाइम्स हो जा रहा है t1 साल में, तो n2 कितने साल में हो जाएगा? मतलब क्या है, कोई धन है वो ना 5 गुना हो जा रहा है, कितने साल में? 3 साल में। 3 साल में कितना गुना? 3 साल 5 गुना। तो आपको निकालना है वो 11 गुना 13 गुना कितने साल में हो जाएगा, ये निकालना है। तो देखो ये गुना है, गुना टाइम्स, ये क्या है? साल। आपको क्या करना है? गुना जितना भी हो रहा है उसको 1 से माइनस कर दो। 5 माइनस 1 मतलब 4/3 बराबर ये क्या है भाई? 13 माइनस 1 कितना आएगा? क्यों? क्योंकि जितना गुना बोला होता है 13 गुना बोला है, तो 13 गुना मतलब 13 माइनस 1 मतलब 12/t। अच्छा ये कितना आ गया? 4 तिया 12, 3 तिया टाइम कितना आ गया? 9 ईयर्स। ये डायरेक्ट आपको करना है, इस फॉर्मूले से आप करेंगे। अब देखिए हम दूसरा लाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में। बाकी आप कंसेप्ट से करेंगे, ज्यादा फॉर्मूले की तरफ ना भागें। कंपाउंड इंटरेस्ट ले आते हैं इसमें। अच्छा अमाउंट कैसे निकालते हैं? ब्याज हो गया, ये ब्याज है। मिश्र धन, अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे निकाला जाता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप कर देते हैं तो आपका अमाउंट निकल जाता है। हम कह रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के पहले आपको अमाउंट निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये अमाउंट का फॉर्मूला है। और अमाउंट कितना है भाई? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर T। T क्या है? टाइम ड्यूरेशन। R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, वार्षिक ब्याज की दर। ये प्रिंसिपल है। तो आप जानते हैं CI क्या हो जाएगा? CI मतलब ये CI है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट में प्रिंसिपल को घटा दिया, ये CI का फॉर्मूला हो जाता है। अपने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ये हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अब अपन आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट लॉस में चेक करते हैं, प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? लाभ किस पे होता है भाई? प्रॉफिट हमेशा होता है CP पे, तो नीचे हमेशा क्या आएगा? CP। लॉस किस पे होता है? CP पे। क्यों CP पे? जितने में खरीदेंगे उसी पे प्रॉफिट या लॉस होगा, तो नीचे हमेशा क्या आएगा? CP। प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो ऊपर प्रॉफिट आ गया, लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो ये आपको करना है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। क्या हो गया? लॉस परसेंट, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। चलो डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट किस पे मिलता है? MRP पे। तो नीचे क्या आ गया? यहां पे MRP है, डिस्काउंट अपॉन क्या हो गया? MRP। क्यों हुआ है सर? CP क्यों नहीं लिए? क्योंकि डिस्काउंट CP पे नहीं मिलता, किस पे मिलता है? MRP अंकित मूल्य पर मिलता है। लेकिन प्रॉफिट किस पे होता है? CP पे होता है, इसलिए नीचे CP लिया है। डिस्काउंट किस पे मिलता है? MRP पे, इसलिए MRP लिया है। चलिए अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? यदि कोई दो वस्तु हैं A और B, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, इफ वन इज सोल्ड एट X% प्रॉफिट एंड अनदर एट द लॉस ऑफ X%, मतलब दो आर्टिकल हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, लेकिन जब इसको बेचा, विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, इसको बेचा तो आपको हो गया 25% प्रॉफिट, इसको बेचा हो गया 25% का लॉस। तो टोटल हमेशा क्या होगा? हमेशा लॉस होगा अगर ऐसा बेच रहे हो। तो कितने का होगा? x² अपॉन 100 मतलब 25² अपॉन 100 मतलब 625 अपॉन 100 मतलब 6.25% का लॉस होगा जब आप 25% और 25% के एक में प्रॉफिट एक में लॉस बुक कर रहे हैं। कब?
दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो, समान हो। ये याद रखेंगे, एकदम इजी सा क्वेश्चन बन जाता है इससे। चलिए अब अपन आ जाते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, और इसमें तो फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, पर इसको भी अपन जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। पहला देखते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका, यूनिट का। यूनिट का कन्वर्जन क्या होता है, मीटर पर किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, स्पीड है। क्या है, स्पीड है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, किसका गुणा किया जाता है, 5/18 का। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज किया जाता है, किस पे गुणा किया जाता है, 18/5 का। ये सब आप जानते होंगे, फिर से हम रिवाइज करवा रहे हैं। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी पे अब अपन क्वेश्चन करेंगे, कुछ फॉर्मूले करेंगे। स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, जैसे कि आप गए, कोई दूरी आपने तय की, वो दूरी S1 स्पीड से गए, वापस आए S2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, तो कैसे निकालना है, 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट समझिए, बस 2 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा, देखते जाइए। कोई A पॉइंट है, B पॉइंट है, यहां से S1 जा रहा है, S1 ट्रेन निकली मान लेते हैं, यहां से S2 ट्रेन निकली। अब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मिल गए दोनों। इस पॉइंट पे मिलने के बाद ये जो S1 है, मिलने के बाद S1 इस पॉइंट, मिलने के पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में T1 समय ले रही है। दूसरी ट्रेन जो S2 निकली है, मिलने के बाद A पॉइंट तक जाने में T2 समय ले रही है, तो ये डायरेक्ट आपका रिजल्ट है S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 लिखे हैं, तो यहां क्या लिखना है, T2 लिखना है, और यहां T1, लेकिन किस में लिखना है, अंडर रूट में। इसका जो समय है वो नीचे आ जाएगा, इसका जो समय है वो ऊपर, और किस में आएगा, अंडर रूट में। लेकिन ये समय कब का है, मिलने के बाद उस पोजीशन में जाने के, मिलने के बाद उस पोजीशन में जाने के। चलिए उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या है, डी कांस्टेंट होता है। डी कांस्टेंट मतलब मान लेते हैं आप अपने घर से एग्जाम हॉल गए S1 स्पीड से, एग्जाम हॉल से अपने घर आ गए S2 स्पीड से, तो जाने में और आने में जो दूरी थी वो तो समान थी ना, दूरी चेंज थोड़ी ना हो गई। जितना दूर घर से एग्जाम हॉल है जाते समय, एग्जाम हॉल से घर भी आते समय उतना ही दूरी है, तो ये क्या है, डी कांस्टेंट। तो दूरी निकालना है, कैसे निकालेंगे, जाते समय जो स्पीड थी उन दोनों को गुणा कर दो, आते और जाते समय जो स्पीड थी वो क्या, उनका डिफरेंस ले लो। डेल मतलब होता है चेंज, चेंज बदलाव, और डेल टाइम का डिफरेंस ले लो, दोनों को ऐसा लिख दो, आंसर आ जाएगा। क्या है देखिए, जाते समय मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं आप, आते समय स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको निकालना है दूरी क्या है, जब जाते समय और आते समय जितना टाइम लगा उनका डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना है, टाइम का डिफरेंस है 2 घंटे। कितना घंटे है, 2 घंटे। अब निकालते हैं, जाते समय 60 किलोमीटर, आते समय 70, स्पीड का ये क्या है, चेंज। तो चेंज कितना हो गया, 60 और 70 में कितने का चेंज हुआ, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालना है स्पीड का, सिंपल सी बात है। चेंज वेंज मत समझो, डिफरेंस ऑफ इन स्पीड, डिफरेंस इन टाइम। कितना डिफरेंस है स्पीड में, 10 का। अच्छा, टाइम में कितना डिफरेंस है, जब गया और आया दोनों में डिफरेंस था कितना, 2 घंटा ज्यादा लगा है। तो ये निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, दूना 840 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो हमने इसको यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से बता दिया। रुकावट की दर क्या होती है, जैसे आप घर से यहाँ निकले हैं,
अगर कोई ट्रैफिक ना हो, रात का समय हो, आप 60 किलोमीटर से जाएंगे और घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब दिन का समय है, ट्रैफिक ज़्यादा है, एग्जाम दिला रहे हैं, बहुत भीड़ होगी, प्लस सिग्नल होगा, तो रुक रुक के चलेंगे। तो रुक रुक के चलने पे ये ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड। और ये ट्रैफिक के कारण रुक रुक के चलने की स्पीड है, तो आपकी रुकावट की दर कितनी हो जाएगी? जितनी स्पीड से चलते थे नॉर्मल रात में जब ट्रैफिक नहीं होता, ये रुक रुक के चलने वाली स्पीड, और ओरिजिनल स्पीड जब ट्रैफिक नहीं होता, इनटू 60। 60 क्या है? टाइम को मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, तो 60 है। यही आपका आंसर है, कुछ भी नहीं करना, ये डायरेक्ट रिजल्ट ही ऐसा लिखना है। x क्या है? ओरिजिनल स्पीड। y क्या है? रुकावट के साथ स्पीड, जो रुक रुक के चल रही है, तो कुछ धीमी हो गई है स्पीड, वो वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रेन। ट्रेन में 4 टाइप आते हैं। जब ट्रेन पोल को पार करती है, जब ट्रेन किसी आदमी को पार करती है, पोल को पार करती है, आदमी को पार करती है, तो पोल का ना ही लंबाई होती है, ऊंचाई की बात नहीं कर रहे, लंबाई, ऐसे लेंथ नहीं होती। क्यों? मान लेते हैं क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, ऊंचाई नहीं कह रहे हैं हम, ये लंबाई होती है भाई, ये लंबाई होती है, इसको मान लेते हैं 0 है, मैन की भी 0। तो जब पोल को पार करेगी तो चाल बराबर दूरी, दूरी मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, दूरी क्या हो जाएगी यहां पे? लेंथ ऑफ ट्रेन। LT क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। ये ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, ये समय हो गया, स्पीड हो गई, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब पोल को पार करेगी, क्यों? पोल तो खड़ा होता है, उसकी स्पीड नहीं होती। जब आदमी को पार करेगी तो 2 कंडीशन हो सकती हैं, आदमी या तो ट्रेन की तरफ चल रहा हो या अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब ट्रेन ऐसे जा रही है, आदमी ऐसे आ रहा है, तो स्पीड जुड़ जाएगी, ट्रेन की स्पीड और मैन की स्पीड जुड़ जाएगी अगर अपोजिट में आ रहा है तो। लेकिन आदमी का लेंथ होता है क्या? लंबाई नहीं, तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। अगर सेम डायरेक्ट ट्रेन ऐसे जा रही है, आदमी भी ऐसे ही जा रहा है, स्पीड घट जाएगी, ट्रेन की स्पीड में आदमी की स्पीड माइनस कर देंगे, और लेंथ क्या होगी, दूरी क्या होगी, वही सिर्फ ट्रेन की लेंगे, आदमी की दूरी नहीं होती, तो लेंथ आदमी की नहीं लेंगे, लेंथ पोल की नहीं लेंगे, सिर्फ स्पीड का काम है वहां पे। जब प्लेटफॉर्म होता है तो प्लेटफॉर्म तो लेंथ होती है, लंबा होता है प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जुड़ जाएगा, किसमें? ट्रेन में जुड़ जाएगा, तो उतनी दूरी हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेकिन प्लेटफॉर्म तो रुका होता है ना, मूव करता है क्या, उसकी स्पीड होती है क्या? नहीं, तो उसकी स्पीड नहीं लेंगे, यहां स्पीड नहीं होगी, लेंथ होगी, यहां ना ही लेंथ होगी ना ही स्पीड होगी। ये बात क्लियर है भाई, ना ही स्पीड होगी ना ही लेंथ होगी। यहां स्पीड तो होगी, लेंथ नहीं होगी, यहां स्पीड नहीं होगी, लेंथ होगी। जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करें तो फिर 2 कंडीशन बनेंगी, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है। आदमी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था तो जुड़ गई थी स्पीड, कैसे? उधर से आदमी आ रहा है, इधर से ट्रेन आ रही है, तो फट से पार कर लेगी, स्पीड जुड़ गई। लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। सेम डायरेक्शन में क्या होता है? स्पीड घट जाती है, लेकिन लंबाई क्या होगी? हमेशा जुड़ जाएगी। पहले वाले की ट्रेन की लंबाई, दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई, ये LT2 है, LT1 प्लस LT2, LT1 प्लस LT2। क्यों होगा? क्योंकि ये ट्रेन है, दोनों की लंबाई, ये वाली ट्रेन अकेली थी तो सिर्फ ये वाली लंबाई थी, ये वाली ट्रेन भी आ गई, 2 ट्रेनों की लंबाई आ गई, दोनों जुड़ जाएंगी, तो जोड़ के लिखना है। तो ये 4 फॉर्मूले ट्रेन में आपको करने हैं और कुछ भी नहीं करना। जो हमने लिखाया है पूरा का पूरा ट्रेन इस कंसेप्ट में खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं THD के बाद अपन ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले कुछ फॉर्मूले करते हैं, पहले 2D के करेंगे फिर 3D करेंगे। चलिए ज्योमेट्री में पहले अपन पढ़ते हैं
किसका? एरिया ट्रायंगल का। किसका? ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। तो ट्रायंगल यहां लिखा नहीं हुआ, लिख देते हैं। किसका एरिया करना है? ट्रायंगल का। हम सारे फॉर्मूले नहीं करा रहे क्योंकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन वही फॉर्मूले करा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये फॉर्मूला कब लगाना है? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब सेमी पेरीमीटर। क्या क्या कह दिया सर, कुछ समझ में नहीं आया। एरिया क्या होता है? दो तरीके से निकाला जाता है ट्रायंगल का। ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब हाइट दी गई हो। क्या दी गई हो? हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। चलिए, ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब हाइट ना दी गई हो। ए बी सी क्या है? साइड्स की, भुजा की लंबाई है ए बी सी। तो एस निकालिए। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजा को जोड़ दो, तीनों भुजा को जोड़ दो, ये परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप मतलब जोड़ के आधा कर दो, तो तीनों भुजा को जोड़ के आधा कर दिया, एस निकल गया। उस एस का गुणा एस माइनस ए में, एस माइनस बी में और एस माइनस सी में किया, क्या निकल गया? एरिया। ये वाला कब लगाना है? जब हाइट ना दी गई हो। डायरेक्ट हाइट दी हो तो इसी को लगाओ, फट से निकल जाएगा। इसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन एक मैथमेटिशियन थे। चलिए, ये ट्रायंगल का हो गया। अच्छा, अगर हाइट ना दी गई हो, हाइट जब भी दी गई होगी यहां 90 डिग्री बनेगा, ये कंसेप्ट याद रखना। ये 90 डिग्री बन रहा है लेकिन हाइट नहीं दी गई, मतलब ये नहीं दिया गया, ये हाइट है। तो कैसे निकालेंगे? हाइट निकालने का तरीका है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हाइट निकाल लेंगे। देखिए, ये फॉर्मूला निकलता है AC मतलब कर्ण, ये लंब और आधार। तो AC कैसे निकालेंगे भाई? ये फॉर्मूला से आप AC निकाल लेंगे। जो नहीं दिया गया वो निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये दोनों दिए गए हैं तो ये निकाल सकते हैं। ये रूल होता है पाइथागोरस थ्योरम का। चलिए, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आए आते हैं ट्रायंगल किया, ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल में पहला अपन करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो पहले अपन निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप चारों को जोड़ दो, तो ए 4a आ गया। डायगोनल, ये डायगोनल है, ये विकर्ण है, ये कितने हो जाते हैं? a√2 या √2a या फिर a√2, एक ही बात है। चलिए, एरिया क्या हो जाता है? a स्क्वायर एरिया है, याद रखिएगा, a स्क्वायर इसका एरिया है। रेक्टेंगल में क्या हो जाता है? रेक्टेंगल में पहले आप निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी। चलिए, पेरीमीटर हो गया। डायगोनल क्या हो जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोम्बस। रोम्बस को कहते हैं समचतुर्भुज। तो चलिए, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन जरूरी नहीं हो ये कोण 90 डिग्री के हों। इसका पेरीमीटर भी 4a होगा और इसका एरिया कितना निकल जाएगा? याद रखिएगा, विकर्णों का गुणा इंटू 1/2, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये क्या हो जाता है? इसका एरिया हो जाता है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। तो देखिए, ये A है, ये B है, ये H है।
ये क्या हो जाता है जी, पेरीमीटर हो जाता है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, ये पेरीमीटर, ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो क्या आ गया 2a प्लस बी, ये आ गया। एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू हाइट, क्या करना है, हाइट ये h करना है, तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अब अपन लास्ट में आते हैं ट्रेपेजियम में। ट्रेपेजियम क्या होता है, इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। इसका एरिया क्या होता है, देखना, हाफ 1/2, ये वाले में इसको जोड़ दिया, नीचे वाले में, जो ये दोनों पैरेलल हैं याद रखना, तो नीचे वाला लेंथ में ऊपर वाला लेंथ जोड़ दिया, इंटू एच, ए प्लस बी इंटू एच, साथ में क्या है, a/2 है। ये किसका है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। चलिए, ये 2D में हो गया। अब आते हैं अपन सर्कल में। सर्कल में सरकमफ्रेंस क्या है भाई, कुछ भी नहीं, कोई भी एक पॉइंट लिया, उसको मार्क करके ऐसे घूम जाइए, तो ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस, परिधि होती है। परिधि सरकमफ्रेंस कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। चलिए, ये क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr, याद रखना है, r स्क्वायर नहीं करना भाई, 2πr, क्योंकि परिमाप है, परिधि है, लेंथ है, तो 1 डायमेंशनल होगी, इसलिए एक बार r का गुणा होगा, 2 बार नहीं होगा। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 2D होता है, इसलिए 2 बार r आएगा, इसलिए πr स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क देखो, एक हमने रेडियस ऐसे खींचा, दूसरा रेडियस ऐसे खींच लिया, तो ये जहां पे रेडियस मिल रहे हैं, ये आर्क हो गया, चाप, चाप की लंबाई, तो ये ए बी चाप की लंबाई क्या होगी, तो देखते हैं, ये थीटा डिग्री है। टोटल कितना डिग्री होता है, 360, उसमें से हम कितना डिग्री का ले रहे हैं, चाप थीटा डिग्री का। कितने डिग्री का, थीटा डिग्री का। टोटल कितना होता है, चाप का पूरा परिधि कितनी होती है, टोटल 2πr, 2πr में से हम थीटा डिग्री ले रहे हैं, कितने डिग्री में से, 360 में से। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क लंबाई है किसकी, 2πr की, इसलिए 2πr गुणा किया है। ये एरिया किसका है, सर्कल का। पूरा एरिया कितना हो जाता है, πr स्क्वायर, उसमें से कौन सा एरिया निकालना है, थीटा डिग्री वाला, थीटा डिग्री का। टोटल कितना डिग्री, 360, तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये उसका एरिया आया है। ये 2D पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन 3D में। 3D फिगर में क्यूब आ गया, क्यूब मतलब घन, मतलब ऐसे सारे, ऐसी भुजा, ऐसे सरफेस जो समान हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उनकी क्या हो, समान हो, उनको जोड़ा। कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिस रूम में भी होंगे गिनेंगे 6 सरफेस होंगे। तो देखिए, का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, ऊपर और नीचे को छोड़ दो, बाकी अगल बगल का जितना भी क्षेत्रफल है वो क्या कहलाता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ऊपर नीचे का छोड़ दो, छत और जमीन को छोड़ दो, बाकी जो 4 दीवार है ना, जिस रूम में आप बैठे हैं, वो लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो वो कितना हो जाता है, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर नीचे का, लेटरल में अगल बगल का तो लेना ही लेना है, ऊपर नीचे का भी जोड़ना है, तो कितने सरफेस हो गए, 6, इसलिए 6a स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर का कितना होता है एरिया आपको पता है, a स्क्वायर होता है, तो यहां तो 6 स्क्वायर जुड़ के बने हैं, तो 6a स्क्वायर। डायगोनल कितना हो जाता है, a√3, यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है, a√3। स्क्वायर में कितना था जी, a√2 था, 2D फिगर था, इसलिए याद कर लीजिए ऐसे ही a√2। 3D फिगर है, इसलिए क्या याद करना है, a√3
3, तो ये ऐसे याद करेंगे। वॉल्यूम कितना हो जाता है, यहाँ एरिया होता है ए स्क्वायर, वॉल्यूम कितना ए का क्यूब हो जाएगा। चलिए ऐसे याद हो गया होगा आपको। रेक्टेंगल देखते हैं, रेक्टेंगल कह रहे हैं, क्यूबॉइड देखते हैं। घनाभ, घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। 6 सरफेस यहां भी होते हैं। तो चलिए देखिए, लेटरल सरफेस एरिया, फिर वही बात है, चारों तरफ का क्या आएगा। तो याद रखना, इसको रटने का हम बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, देखते जाइएगा भाई। LBH ऐसे लिखिए, चारों फॉर्मूले इसी से निकल जाएंगे। लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो 2 लिखना पड़ता ही पड़ता है। लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ दो, पहले 2 वाले को जोड़ दो, लास्ट वाले से गुणा करो, ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2 तो लिखना ही लिखना है, पहले इन दोनों को गुणा करो, लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा करो, लिख लिया। अब जो बच गया इन दोनों का गुणा करो, HL, सबको जोड़ दो, बस ये टोटल सरफेस एरिया निकल गया। डायगोनल निकालना है, L स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कर दो, अंडर रूट में लगा देना, ये देखो। वॉल्यूम निकालना है, तीनों का गुणा कर दो, देखो। ये LBH लिख के आप पूरे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। देखो ये क्या है, इसमें कितना था भाई, देखो रेक्टेंगल में L अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर था, वहां H भी आ गया तो प्लस H स्क्वायर भी डायगोनल हो जाएगा। देखिएगा यहां H भी आ गया तो प्लस H स्क्वायर भी हो जा रहा है। उम्मीद करते हैं ये सारा फॉर्मूला जो तरीका जैसे हमने बताया है वैसे ही आपने याद किया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर। अगला 3D फिगर आता है सिलेंडर, जिसमें नीचे क्या होता है, नीचे सर्कल, ऊपर सर्कल और वो राउंड होता है। तो ये R हो गया, ये H हो गया। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, सी ऐसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, अगल बगल का, ये लेटरल सरफेस एरिया ही जैसा है, लेकिन क्योंकि घुमावदार होता है, बेलन आपने देखा होगा, सिलेंडर जो घर में यूज करते हैं घुमावदार होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। ये कितना हो जाता है 2 पाई RH, नीचे सर्कल है तो 2 पाई R हो गया, सर्कल है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, परिधि 2 पाई R, और वैसे कितने सर्कल हैं H, तो कितना हो गया 2 पाई R H क्षेत्रफल है, इसलिए R और H एक 2 बार आए हैं, देखो एक बार क्योंकि क्षेत्रफल है। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R S तो आएगा ही आएगा, नीचे वाला और ऊपर वाला एरिया आ जाएगा, उसको ऐड कर देंगे तो कितना आता है 2 पाई R H प्लस R, याद रखेंगे 2 पाई R H प्लस R, कैसे, ये अगल बगल का हो गया 2 पाई R H, देखिए अगल बगल का, और ऊपर का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, क्यों, क्योंकि क्या है, सर्कल है, नीचे भी तो सर्कल है, तो 2 बार पाई R स्क्वायर हो गया, 2 पाई R कॉमन निकल गया, क्या आया H प्लस R, वही हमने डायरेक्ट लिख दिया है। वॉल्यूम क्या होता है, नीचे सर्कल है, पाई R उसका क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर, और H से गुणा कर दो, पाई R स्क्वायर H, ये क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, इसका आयतन निकल जाएगा। अब अपन देखते हैं कोण। कोण क्या होता है भाई, ये स्लैंट हाइट है, याद रखना L क्या है, स्लैंट हाइट, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ये कैसे होती है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। L इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 90 होता है क्योंकि, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये L की वैल्यू हो जाएगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा पाई R L। चलिए टोटल सरफेस एरिया पाई R L में
पाई आर स्क्वायर, क्यों? नीचे सर्कल है, सर्कल का एरिया जोड़ देंगे तो कितना आया? पाई आर इंटू एल प्लस आर। वॉल्यूम कितना हो जाता है? सिलेंडर के वॉल्यूम को 1/3 करना है। किसके वॉल्यूम को? सिलेंडर का वॉल्यूम को 1/3 करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर देंगे, किसका निकल जाएगा? कोन का निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट दो बचे हैं स्फेयर। स्फेयर मतलब गोला। इसमें क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे बिंदु है, ऊपर नीचे वाले पॉइंट पे उसका एरिया नहीं होता, ऊपर वाले पॉइंट पे भी एक बिंदु है, उसका एरिया भी बिंदु का एरिया तो नहीं होता। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। क्या होते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो 2 बार आएगा, आर स्क्वायर आया है। वॉल्यूम क्या हो जाता है? 4/3 करना है, याद रखिए 4 ऊपर था, नीचे 4/3 होगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो 3 बार आएगा, तो पाई आर क्यूब हो जाएगा। हेमिस्फेयर अर्धगोला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये 4 पाई आर स्क्वायर था, हेमिस्फेयर अर्धगोला है तो आधा, 4 का आधा 2, तो क्या लिखेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर आएगा, याद रखिए। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? आधा हो गया, नीचे क्या है? सर्कल, तो 1 पाई आर स्क्वायर जुड़ गया, 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर जुड़ गया, तो टोटल कितने हो गए? 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका आधा, ये 4 था, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो आर कितनी बार आएगा? 3 बार, क्योंकि 3 डायमेंशनल होता है वॉल्यूम। एरिया क्या होता है? 2D होता है, इसलिए आर 2 बार आया है। ऐसे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पूरे मैथ्स में सिर्फ यही फॉर्मूले नहीं होते, पर हमने ऐसे फॉर्मूले बताए हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बाकी फॉर्मूले यूज करने की जरूरत नहीं होती, उनको आप कंसेप्ट से कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये सारे फॉर्मूले आपका रिवीजन एक जल्दी से हो गया होगा। जिनको फॉर्मूले याद नहीं है जल्दी से याद कर लें, और जिन्होंने नहीं किया डरने की जरूरत नहीं है, आप जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उस तरीके से कीजिएगा। चलिए, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां से आप पूरे फॉर्मूले डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए, ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी की है आपने, अच्छे से एकदम शांत माइंड से, कूल माइंड से एग्जाम देना है और सिलेक्शन प्राप्त करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।